देखिए 299 का एक शब्द सा शुरू किया गया था आपका। पहला बताया गया था कि जो कोई शब्द बताया गया था। जो कोई का मतलब ये हुआ कि चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी। इसके बाद आपका फिर बताया गया था कि मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ समस्या ये है कि जीवित व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है कि मृत व्यक्ति की मृत्यु। तो मृत व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, तो किसकी मृत्यु कारित करता है? जीवित की। अब अगला क्वेश्चन यहाँ ये आया कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की, यानी कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की। तो 299 ये कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि ए बी की मृत्यु कारित करना चाहता है और मृत्यु हो गई सी की। तो 299 कहती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की ही मृत्यु नहीं, बल्कि किसी भी जीवित मानव की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध माना जाएगा। और ऐसे मामलों में एक स्पेशल सेक्शन भी बताया गया था, 301 भी बना है, जो केवल मृत्यु में लागू होगा। अभी हम उसको बताएंगे, आगे देखिए। कोई कार्य करके, ये भी शब्द आपको बताया गया था। कार्य करके मतलब कोई एक्ट करके। तो एक्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो दो सेक्शन बताया गया था, एक 32 और एक 33। ये आपका यूपी और बिहार दोनों में प्री में पूछा गया है। बैठिए हम। ये यूपी और बिहार दोनों में प्री में पूछा गया है। कार्यों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल हैं और ये आपका 32 में। और कार्य लोप यानी कि एक्ट और ओमिशन कहाँ बताया गया है? 33 में। इस पर भी मैं तमाम उदाहरण भाई पिछले लेक्चर में आपका बताया था। तमाम उदाहरण, एक नहीं, आपका 8-10 उदाहरण बताया गया था। इसके बाद आपका कहा ये कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। तो मृत्यु शब्द को कहाँ बताया गया है? तो धारा 46 में। और मृत्यु मतलब जानवर की मृत्यु की, मानव की मृत्यु। तो मानव की, वो भी कैसे मानव की? जीवित मानव की। इसके बाद आपका अगला पॉइंट चला जाए। कोई भी व्यक्ति आपका आपराधिक मानववध तब कहा जाएगा करता है जब तीन तत्वों में से कोई एक तत्व फुलफिल हो जाए। बैठिए भाई। माने कि कोई भी व्यक्ति तब कहा जाएगा कि आपराधिक मानववध करता है जब तीन तत्वों में से किसी एक तत्व की पूर्ति हो जाए। इसी प्रकार जब धारा 300 मर्डर पढ़ेंगे तो यही आपराधिक मानववध कन्वर्ट होगा मर्डर में। लेकिन कब होगा? जब चार तत्व उसमें रहेंगे और चार तत्वों में से किसी एक तत्व की पूर्ति हो जाए। तो आखिर कौन कौन से 299 में वे तत्व हैं जिनकी पूर्ति हो जाने पर आपका ये कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक मानववध किया? अब देखिए बैरक की भाषा, फिर आपका तीन तत्व निकालने हैं। फिर एक बार बैरक देखिए। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई एक्ट या ओमिशन किया है और इस एक्ट या ओमिशन करने का इरादा उसका ये है कि हम दूसरे व्यक्ति की डेथ कारित कर दें, मृत्यु कारित कर दें। तो पहला तत्व आपका आपराधिक मानववध का ये आया कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई कार्य या लोप करता है और उसका इरादा ये है कि हम दूसरे व्यक्ति की डेथ कारित कर दें, तो इसे आपराधिक मानववध माना जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है।
अब समस्या आपका यानी कि पहला पॉइंट जो है वह इंटेंशन या आशय पर है। जब धारा 300 आप पढ़ेंगे तो 300 में भी पहला पॉइंट यही मिलेगा कि मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से या आशय से कोई कार्य किया गया है और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मर्डर भी माना जाएगा, हत्या भी मानी जाएगी। अब समस्या ये आई कि आपराधिक मानव वध में भी आपका ये हुआ कि आशय था हत्या मने मृत्यु कारित करने का। 300 में भी है यही शब्द स है, पहले पॉइंट में किसी शब्द में अंतर नहीं है। तो ऐसी दशा में फिर मैं लगातार बता रहा हूँ कि 299 और 300 में जब भी अंतर पूछा जाए तो आप बताएंगे आशय और ज्ञान की मात्रा में अंतर है, इंटेंशन और नॉलेज की डिग्री में अंतर है। अगर थोड़ा आशय और ज्ञान की मात्रा क्या रहे कम तो 299 में ही रह जाएगा, और हल्का सा अप होता है तो कौन सी धारा में आ जाएगा 300। अब कब आशय ज्ञान थोड़ा कम था कब ज़्यादा था ये डिसाइड करना आसान काम नहीं है। ये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय निर्धारित करता है, यानी कि फैक्ट एंड कंडीशन पर निर्भर करता है। इसीलिए 299 और 300 में अंतर करना मुश्किल काम है, क्योंकि पहला ही शब्द बताया कि दोनों में क्या किया गया है, लिखा गया है। अब आशय है क्या ये देखना है। आशय का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य के परिणाम के प्रति आपका निश्चितता रहती है, यानी कि वह कार्य करता है और परिणाम की पूर्व कल्पना लेकर कार्य करता है। जैसे ए ने बी पर गोली चलाई तो कब कहा जाएगा कि ए का इरादा बी की मृत्यु कारित करने का था। तो जब ए बी पर गोली चलाता है तो उसके परिणाम की पूर्व कल्पना दिमाग में किया रहता है कि हम इस गोली चलाने से किसकी मृत्यु कारित कर दें, बी की। तो हम कहेंगे कि ए का इरादा बी की मृत्यु कारित करने का था। वैसे जहाँ तक इंटेंशन की बात है, इंटेंशन किसी का देखा नहीं जा सकता, यह एक मेंटल फैक्ट है, मानसिक तथ्य है। तो मानसिक तथ्य है, दिखाई देगा नहीं, सुनाई देगा नहीं, तो तथ्य आपका कैसे साबित किया जाता है, परिस्थितियों के आधार पर। और आपका सुबह के भी पीरियड में आपका यही कल पढ़ाया जाएगा इंटेंशन और नॉलेज, यानी कि आपका जो मेंटल फैक्ट है धारा 14 और कौन सी 15 आपका। तो आशय का मतलब ये हुआ कि निश्चितता होती है, यानी कि व्यक्ति कार्य करता है और कार्य के परिणामों के बारे में निश्चित रहता है कि हम ये कार्य करेंगे तो ये परिणाम क्या होगा, निकलेगा। तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का क्या है आशय। अब निश्चित था कि नहीं व्यक्ति, अब उसके हाव भाव चाल चलन रहन सहन कहाँ गोली मारा है इत्यादि पर निर्भर करेगा। निश्चितता तमाम चीज़ों पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट आपका आशय हो गया कि आपका आशय के साथ कार्य किया है कि हम इनकी क्या कर दें मृत्यु, और मृत्यु कर भी दिया तो आपराधिक मानव वह 299 में माना जाएगा। ये 299 का पहला पॉइंट रहा। दूसरा देखिए, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी के प्रति ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से काम किया है जिससे बी की मृत्यु होना पॉसिबल है, अर्थात संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने
बी के शरीर पर ऐसे जगह पर चोट पहुंचाई है और इरादे के साथ पहुंचाई है चोट, आशय के साथ। फिर एक बार देखिए, यानी कि चोट पहुंचाई गई, शारीरिक क्षति की गई, वह शारीरिक क्षति आशय के साथ की गई और उस शारीरिक क्षति से इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। अब यही आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त ने किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को क्षति या नुकसान पहुंचाया है, आशय नुकसान पहुंचाने का था, इसमें शक नहीं है कि आशय नहीं था, और पूरी आपका पूरा निश्चितता तो नहीं थी, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी जरूर थी कि इस शारीरिक क्षति से दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। तो ऐसी दशा में क्या यह कार्य आपराधिक मानववध माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि पहला पॉइंट शुद्ध रूप से आशय था। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है अभियुक्त द्वारा, इस आशय के साथ पहुंचाई गई है, जानबूझकर, इंटेंशन के साथ, और आपका उससे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि दूसरे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत, और दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। तो हम कहेंगे देखिए, फिर एक बार इसको देखिए, काफ़ी कठिन है भाई, आपका हो सकता है कि रविवार तक, शनिवार तक चला जाए मामला पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि सबसे कठिन अंतर करना और पढ़ाना है आपका पढ़ना। आपका यही दो धाराएं हैं, और धारा 300 तो आईपीसी का हार्ट मानी जाती है, हृदय माना जाता है। तो अब आप लोग चोट किस पर कर रहे हैं, हृदय पर कर रहे हैं, तो इसमें तो समय लगेगा ही। तो फिर एक बार देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट देखा जाए अभी, क्योंकि तमाम दृष्टांत और तमाम भाई चीजें रहेंगी इसमें। तीसरा पॉइंट ये है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कोई कार्य दूसरे के प्रति कर रहा है और उस व्यक्ति को ये नॉलेज है। देखिए, अब यही अंतर आएगा। अब तीसरा पॉइंट इंटेंशन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि किसकी बात कर रहा है, नॉलेज की। यानी कि अभियुक्त को इस बात का अभियुक्त नॉलेज के साथ कार्य कर रहा है, ज्ञान के साथ कार्य कर रहा है, और इस बात की संभावना है कि ऐसी चोट से दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। यानी कि 3 पॉइंट में ये आया कि पहला तो मृत्यु कारित करने का इरादा था और मृत्यु कारित कर दी गई, तब आपराधिक मानववध, ऐसे अब रटिए। दूसरा, शारीरिक क्षति कारित करने का इरादा था, शारीरिक क्षति कारित की गई और इससे संभावना थी कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा और मर गया। और तीसरा, आपका कार्य किया गया, शारीरिक क्षति की गई, नॉलेज के साथ की गई, आशय के माने ज्ञान के साथ की गई, और ऐसी शारीरिक क्षति से इस बात की संभावना थी कि दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, और मर भी गया। तो अगर 3 पॉइंटों में से कोई पॉइंट आपका सेट हो जाता है तो 299 में उस कार्य को हम आपराधिक मानववध कहेंगे। इस पर आपका
संभाव्य जो ये नॉलेज है, अब नॉलेज भी एक मेंटल फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। नॉलेज मेंटल फैक्ट है, इसे सुसंगत बनाया गया है एविडेंस की धारा 14 में। यानी कि आशय भी मेंटल फैक्ट था, ज्ञान भी मेंटल फैक्ट है। तो ये पूछा जाता है आशय और ज्ञान में अंतर क्या है, तो कल सुबह भी बताया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाए एक लाइन में, आशय में निश्चितता होती है कि ए बी को गोली मार रहा है, तो एक ए निश्चित परिणाम की कल्पना लेकर चल रहा है कि हर हाल में बी क्या होगा, इस गोली से मर जाएगा। तो हम कहेंगे कि ए का इरादा था। और नॉलेज में आपका हल्का सा निश्चितता कम रहती है, ए बी को क्षति तो पहुंचा रहा है, लेकिन इस बात की संभावना है कि इस क्षति से बी मर जाएगा, लेकिन एकदम श्योर नहीं है। यानी कि जो निश्चितता की मात्रा होती है, अगर हल्का सा कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉलेज। और हल्का सा अप है तो हम क्या कहेंगे, उसे आशय। और कोई अंतर नहीं है भाई, अंतर करना मुश्किल काम है। आप निश्चित, अगर परिणाम की निश्चितता श्योर है तो आशय, और हल्का सा कमजोर है तो क्या होगा, ज्ञान। इसमें आपका फिर एक बार समझिए, जब दंड निर्धारित किया जाता है तो अगर व्यक्ति का इरादा था तो थोड़ा दंड की मात्रा ज़्यादा, और इरादा नहीं था तो थोड़ा दंड की मात्रा क्या मिलेगी, कम। ये 304 बताते समय फिर वहाँ बताया जाएगा। अब 4-5 समस्याएं आती हैं, और वह 4-5 समस्याओं को देखिए, तब आपका दृष्टांत और तब स्पष्टीकरण देखा जाए, उसमें भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब 301 हम देखेंगे तत्काल। आपका जो समस्याएं आती हैं वह नॉलेज पर ही आती हैं, ज्ञान पर ही आती हैं ज़्यादातर। और ज्ञान पर जो आती हैं वह प्लीहा के मामले में, या आपका तिल्ली बढ़ी हुई है उस मामले में आ जाती हैं, या मुक्का से मारा गया उस मामले में। तो पहला आपका नॉलेज पर देखा जाए, और पहला केस हम देखते हैं आर वर्सेज गोविंदा। आर बनाम गोविंदा के केस में क्या हुआ, एक गोविंदा पति था, उसकी 15 वर्षीय पत्नी थी, वह पत्नी को धराशायी कर दिया, उसके पीठ पर 2-4 मुक्का मारा, और अंत में सिर पर भी 3-4 मुक्का मारा। सिर पर मुक्का मारने से पत्नी के सिर की नसें फट गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब मामला 302 का इल्ज़ाम लगाया गया कि गोविंदा ने अपनी पत्नी की मृत्यु कारित की है। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट में 2 जजों ने सुनवाई की, एक कैंपवेल थे और एक हरिदास थे। कैंपवेल कह रहे थे कि ये मामला आपका 304 के तहत दंडनीय है, हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध। जबकि हरिदास कह रहे थे कि ये मामला 302 में जाएगा, यानी कि हत्या के लिए अभियुक्त दंडित होगा। तो जब दोनों जजों में विवाद उत्पन्न हो गया तो दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक तीसरे जज को दिए, और वह तीसरा जज मेलविल था, यानी कि मेलवित था। मेलविल ने इस मामले को 304 के अंतर्गत माना, यानी कि हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध। और 299 और 300 में अंतर भी आपका मेलविल ने बताया। ये पूछा जा सकता है कि किसने डिफरेंस बताया है, तो आपका आर वर्सेज गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविल ने बताया। और वहीं 1-2 दिन बाद जब धारा 300 हो जाएगी तो दोनों में 4 केस हम बताएंगे। 4 केस रट्टा मारना है,
और चारों में अंतर बताया गया। जो डिटेल में अंतर बताया गया वह आर बनाम किस में बताया गया, गोविंदा में। तो आर बनाम गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविन ने अंतर क्या बताया, वहीं सतर्क रहना है। जो ये संभाव्य और अधिसंभाव्य शब्द लिखा है 299 में आपका संभाव्य लिखा है, यानी कि संभावना थी, और 300 में अधिसंभाव्य यानी कि पूरी संभावना थी। तो अगर संभाव्य में आ जाता है यानी कि अभियुक्त ने कोई कार्य किया, उस कार्य से मात्र ये संभावना है कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा, तो ये मामला आपका 304 में जाएगा दंड के लिए। और पूरी संभावना है यानी कि यह मर ही जाएगा, तो ये मामला 302 में जाएगा, मर्डर में। अब आप लोग बताइए, अगर किसी स्त्री के सिर पर 3-4 घुस्सा मारा जाए तो क्या पूरी संभावना है कि वह मर जाएगी? नहीं। तो इसीलिए मेलविन ने कहा कि चूंकि पूरी संभावना नहीं है, अधिसंभाव्य नहीं है मृत्यु, तो ऐसी केवल संभाव्य है, तो ऐसी दशा में मामला 299 में ही रहेगा। और किस धारा में अभियुक्त दंड पाएगा? 304, हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभियुक्त का नॉलेज तो था, गोविंदा इस बात को ज्ञान तो रखता था कि हो सकता है कि 3-4 मुक्का मारने से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, लेकिन पूरी संभावना नहीं थी। और जब तक पूरी संभावना मृत्यु की न हो तब तक उसे हत्या की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये आपका आर बनाम गोविंदा का केस आया। अब आइए जो पूछा जाता है, शब्दों द्वारा हत्या, क्या कथनों द्वारा या शब्दों द्वारा हत्या की जा सकेगी कि नहीं? एक एक पॉइंटों को डील किया जाए। तो आपका जवाब रहेगा, शब्द भी कार्य की श्रेणी में आते हैं, अतः शब्दों द्वारा भी मर्डर किया जा सकता है। देखिए, एक व्यक्ति बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर ने मना किया है कि कोई भी व्यक्ति इस मने कमरे में बहुत तेज आवाज़ में न चिल्लाए, क्योंकि तेज आवाज़ के कारण मरीज की जान जा सकती है। तो ये एक व्यक्ति जाता है और इस बात का आशय रखते हुए या ज्ञान रखते हुए कि हम तेज चिल्लाएंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर, और बहुत तेज कमरे में चिल्लाता है और मरीज इसके कारण मर जाता है। तो क्या शब्दों द्वारा मृत्यु कारित कर दी गई कि नहीं? 299 में कर दी गई। तो क्या शब्दों द्वारा मृत्यु कारित की जा सकती हैं कि नहीं? की जा सकती हैं। स्टेटमेंट द्वारा यानी कि आपका कह सकते हैं क्या, फर्जी कथन द्वारा, फॉल्स इंफॉर्मेशन द्वारा भी मृत्यु कारित की जा सकती हैं। ये जानता है कि बी बीमार रहता है, अगर कोई शोक समाचार सुन ले तो उसी बीमारी में कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। और बहुत तेजी से ए बी के कमरे में जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारी पत्नी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और बी को शॉक लगता है, बी मर जाता है। तो ए ने शब्द द्वारा क्या मर्डर माने मृत्यु कारित की कि नहीं की? तो फिर एक बार याद रखिए, क्या शब्दों द्वारा मृत्यु कारित की जा सकती हैं कि नहीं? की जा सकती हैं। अब सबसे आइए आपका मृत्यु का कारण देखा जाए। अभियुक्त ने जो चोटें पहुंचाई हैं, तो जो मृत्यु का कारण होना चाहिए वह आपका दूरस्थ होना चाहिए कि निकटस्थ होना चाहिए। यानी कि रिमोटनेस हो कि न हो, दूरस्थता हो कि न हो,
अब इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, इसके बाद हम तिल्ली प्लीहा इत्यादि पर आएंगे। पहले छत की दूरस्थता का सिद्धांत देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक मानववध के लिए ये साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने पीड़ित को जो चोटें पहुंचाई, जो क्षतिकारित की, उसी क्षति के कारण ही मृत्यु हुई है। अगर मृत्यु किसी अन्य कारण से हो जाती है तो क्या इसे आपराधिक मानववध माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अब आइए एक उदाहरण जो पूछा जाता है, ए ने बी को सुई चुभोई, तो भाई ए किसके लिए दंडित होगा? सुई चुभ होने के लिए। अब बी को टिटनेस हो गया और टिटनेस के कारण बी मर गया, तो पूछा ये जाता है कि क्या ए ने, भाई बी तो मर गया और मरा सुई चुभ होने के कारण नहीं बल्कि दूरवर्ती कारण, सुई चुभाना निकटवर्ती कारण था और दूरवर्ती कारण क्या था? उसको टिटनेस हो जाना। तो अगर टिटनेस से मर गया है बी, तो क्या ए आपराधिक मानववध का दोषी होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्षति है कानून की नज़र में नज़दीक है कि दूर है, यानी कि निकटस्थ है कि दूर है। तो क्या दूरवर्ती क्षतियों के लिए अभियुक्त जिम्मेदार होगा? नहीं। मैं फिर बता दूं, उसके लिए जिम्मेदार नहीं, केवल किसके लिए होगा? निकटस्थ क्षति। यही नियम आपका टाट में भी चलता है, यही नियम कॉन्ट्रैक्ट में भी चलता है। संविदा अधिनियम की धारा 73 में स्पष्ट दिया गया है कि प्रत्यक्ष क्षति के लिए व्यक्ति दायी होगा, अप्रत्यक्ष क्षति के लिए नहीं। और आपका टाट में भी खूब पढ़ा जाता है री पोलमिस का वाद और वैगन माउंड का वाद। भाई अपकृत में भी कौन से दो लीडिंग केस हैं? रिपोलमिस और बैगन माउंड। तो उतना हम डिटेल में नहीं जा सकते। यानी कि कानून दूरस्थ क्षतियों को सामान्यतः क्षति नहीं मानता। अब अगला आइए, रोगी का देखा जाए। देखिए, रोगी के मामले में आपको अच्छे से तैयार रखना है और सतर्क भी रहना है। इसमें आपका हल्का सा मिस्टेक आपका गलती कर देगा। मान लीजिए किसी का तिल्ली बढ़ी है, प्लीहा बढ़ा है या कोई रोगी है, तो अब यहीं आपको, अगर ए इस बात का ज्ञान रखता है कि बी की तिल्ली या प्लीहा बढ़ा है और उसके पेट पर एक घुस्सा ही मार दिया जाए जहां तिल्ली बढ़ी है, तो वह कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो अगर ए को नॉलेज था कि ये इस रोग से पीड़ित हैं और उस जहां उसे बी को रोग हुआ था, यानी कि तिल्ली बढ़ी थी या प्लीहा, उसी पर एक दो घुस्सा क्या किया? मारा। और ए को इस बात का नॉलेज था कि ये एक दो घुस्से से हो सकता है कि क्या हो जाए? मर जाए। तो ए ने कौन सा अपराध किया? 299 में आपराधिक मानव। तो बस ये याद रखना है कि अगर अभियुक्त को इस बात का नॉलेज था कि इस कार्य से इनकी मृत्यु संभावित है, अभियुक्त ने वहीं अटैक किया शरीर पर और दूसरा व्यक्ति क्या हो गया? मर गया, तो इसे 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा। अब यहीं देखिए हल्का सा बदल जाएगा नियम। ए को ज्ञात नहीं था कि बी की तीली बढ़ी है और ए आपका अनजाने में एक मुक्का मारता है बी को और बी मर जाता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया? तो अगर ए को नॉलेज नहीं है तो हत्या न करवा दीजिएगा, ये केवल हर्ट होगा, उपहत्य होगी। यानी कि भले भी मर गया हो, लेकिन चूंकि ये अब ये देखा जाएगा कि अगर सामान्य आदमी को एक मुक्का मारा जाता तो क्या इस बात की संभावना थी कि वो मर जाता? नहीं। तो चूंकि ए का नॉलेज मृत्यु का नहीं, ए का न तो आशय है न ही ज्ञान है,
तो ए को आपराधिक मानववध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये माना जाएगा कि ए ने क्या काम किया है, केवल हर्ट का, उपहत का। तो फिर एक बार समझिए भाई, तिल्ली या प्लीहा या रोग के मामले में फिर हम बता रहे हैं दोबारा, बहुत गलती होती है। अगर अभियुक्त को इस बात का नॉलेज है कि ये रोगी हैं और यहाँ प्रहार करने पर ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर प्रहार करता है, तो ये 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा। और अगर आपका ज्ञान नहीं है, प्रहार करता है, तो भले हर्ट या ग्रीवियस हर्ट में मामला आ जाए, लेकिन किसी भी हाल में 299 में मामला नहीं आएगा, भले भी मर गया हो उस मुक्के से। अगला आइए आपका, अगला जो आपका मामला देखा जाता है, फिर बेयर एक्ट कवर किया जाए तब और उदाहरण बताया जाएगा। 299 में आपके 3 एलस्टेशन दिए गए हैं, 3 दृष्टांत दिए गए हैं, और तीनों उदाहरण भी अच्छे से याद रखना है, और तीनों आपका स्पष्टीकरण भी। देखिए 3 उदाहरण आपका, को एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे। अब ये बताइए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु कारित करे कि किसी भी व्यक्ति की? तो पहला उदाहरण बना, देखिए आपका एक उदाहरण बना दिया जाए। मान लीजिए कि ए है, एक गड्ढा खोद दिया और गड्ढे के ऊपर आपका क्या कर दिया, घास फूस डाल दिया, और इस इरादे से डाला कि जो भी व्यक्ति इस ओर से आएगा आपका वो समझेगा कि ये तो जमीन है, और जैसे इस पर पैर रखेगा गड्ढे में चला जाएगा और गड्ढे में गिरकर क्या होगा, मर जाएगा। तो पहला पॉइंट यहीं पकड़ना है कि क्या किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इरादा एक का है कि किसी भी। तो अगर 301 नहीं भी रहती तो 299 से ही काम चल जाता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इरादा होना क्या आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक नहीं है। पहले दृष्टांत देखिए, को एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है, देखिए इरादा है इसमें, याद रखिएगा कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि, नॉलेज भी रखता है कि इस बात की संभावना है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो, यानी कि कोई व्यक्ति, या इस बात का नॉलेज है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आए और इसको जमीन समझकर पैर रखे और 100 फीट गहरे गड्ढे में क्या हो जाए, गिर जाए, और गिरकर क्या हो जाए, मर जाए, इस बात की संभावना है कि नहीं है। तो अगला देखिए नियम, को यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। को ने आपराधिक मानववध का अपराध किया क्योंकि क का इरादा भी था, और इसी में आपका एक शब्द जोड़ दिया गया, ज्ञान भी, यानी कि 2 पॉइंट इसमें कवर होंगे कि मृत्यु कारित करने का आशय भी था कि कोई मर जाए। तो बता आपका या इस बात का नॉलेज था कि कोई व्यक्ति आएगा गड्ढे में गिरकर, इस बात की संभावना है कि क्या होगा, मर जाएगा, मर भी गया, तो आपराधिक मानववध हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा देखिए दृष्टांत, को यह जानता है कि एक झाड़ी के कि यह एक झाड़ी के पीछे है, ख यह नहीं जानता यह कि मृत्यु कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे यह कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है। जानते हुए मतलब नॉलेज, दोनों भी इसी में आ गया, जानते हुए ना है तो लिख लीजिए ज्ञान रखते हुए। यह जानते हुए कि
यह कि मृत्युकारित होना संभाव्य है। ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता है, माने दुष्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, किंतु क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, ये माना जाएगा। फिर एक इस उदाहरण को देखिए आपका, देखिए ए बी को उकसाता है कि हे बी, तुम इस झाड़ी पर गोली चलाओ, और झाड़ी के पीछे कोई जानवर है, यानी कि सुअर है, सुअर ही बना दिया जाए। बी ये समझता है, ए इस बात को जानता है कि झाड़ी के पीछे सी है। अगर बी गोली चलाएगा तो सी को लगेगी और सी क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन बी इस बात को नहीं जानता। ए के उकसावे में आकर बी झाड़ी पर गोली चलाता है और वह गोली किसको लग जाती है, सी को, और सी मर जाता है। अब दोनों का आप लोग दायित्व बताइए। दुष्प्रेरण आप पढ़े भी हैं। अब पहला नियम आपका, किसने दुष्प्रेरित किया है बी को कि गोली चलाओ, ए ने। तो पहला नियम ये आया कि ए दुष्प्रेरक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। दूसरा नियम, चूंकि जब भी सी पर गोली चला रहा था उस दौरान ए घटना स्थल पर क्या है, मौजूद हैं, उपस्थित हैं, एपियर हैं, तो मामला किस धारा में जाएगा, खूब बताया गया था 114(114). अब एक किसके लिए दोषी होगा, आपराधिक मानव वध के दुष्प्रेरण के लिए कि डायरेक्ट आपराधिक मानव वध के लिए, तो एक का दायित्व बदलेगा। अब दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं होगा, बल्कि किस रूप में बताया गया था, मुख्य अपराध करता। अब बी का दायित्व, ये तो ठीक है भाई, दंड का भागी होगा, 299 में ये माना जाएगा कि आपका आपराधिक मानव वध किया। अब आपका जो दायित्व देखना है वह बी की लाइबिलिटी देखनी है। बी का न तो सी को मारने का आशय था, न ऐसी शारीरिक छत्कारित करने का आशय था कि सी मर जाए, और न ही नाले था कि हमारे कार्य से कौन मर जाएगा, सी। तो ये कार्य आपका शुद्ध रूप से बी ने तो किया, लेकिन बी का न तो आशय कार्य का था, न ही ज्ञान था, न ही बी ने उपेक्षा बरती। तो क्या बी किसी अपराध के लिए दोषी इस उदाहरण में होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि न तो आशय, न ही ज्ञान, न ही उपेक्षा बरता। वो तो एक बहकावे में आ गया और सोचा कि सुअर है और मार दिया। अगला देखिए दृष्टांत नंबर सी देखिए, को एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, यानी कि मार डालता है। और ऐसी दशा में कह सकते हैं, अब यही आपका समस्या देखना है, ध्यान से देखिए भाई। आपका एक दो और आपका गिरह कट का भी उदाहरण यहाँ पढ़ाया जाता है, दो तीन और उदाहरण इस पर सेट हम करेंगे। ये एक व्यक्ति है और ये झाड़ी पर गोली चलाता है, और क्या मारने के लिए, मुर्गा। और झाड़ी के पीछे कौन है, बी। और मुर्गा के चक्कर में कौन मर जाता है, बी। अब बताइए, क्या ए का इरादा बी को मारने का था, नहीं। क्या ए का नाले था कि हम मन झाड़ी पर मुर्गा पर गोली चलाएंगे तो बी को लग जाएगा, नहीं। तो न ही इरादा न ही ज्ञान, तो ए क्या आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि न तो इंटेंशन उसका है और न ही आपका नॉलेज है।
भले सी मर गया हो। अगला ये, अब ये आया कि अब यहाँ दो चार समस्या फंसा देगा कि ए जिस हथियार से बी की मृत्यु कारित की है वह बिना लाइसेंस का था, यानी कि हथियार क्या था, अवैध, और मुर्गा मारना भी अवैध था। तो क्या ऐसी दशा में ए के दायित्व पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर अवैध कार्यों में भी अवैध अगर हथियार का ए प्रयोग किया है तो ऐसी दशा में भी भले वह अवैध हथियार रखने के जुर्म में और उससे उस जुर्म में दोषी ठहरा दिया जाए, लेकिन किसी भी हाल में आपराधिक मानववध के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। भले अवैध हथियार रखने के इल्जाम में उसे क्या ठहराया जाए, आयुध अधिनियम के तहत दोषी। अब इस यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है और अभियुक्त का न तो इरादा मृत्यु कारित करने का था न ही नाले था, तो ये कार्य 299 में आपराधिक मानववध नहीं माने जाएंगे और अभियुक्त धारा 80 में आईपीसी में दुर्घटना या दुर्भाग्य का बचाव लेने का हकदार होगा। भले हथियार जो था वो क्या था, अवैध था। इसी पर आपका गिरह कट का या पॉकेट मार का एक उदाहरण पूछा जाता है अलग से, इसी तर्ज पर हम दे रहे हैं। एक पॉकेट मार है एक पॉकेट मार है बी के पॉकेट से उसका पर्स निकालने के आशय से बी के पॉकेट में हाथ डालता है, तो ऐसी दशा में और बी जो है लोडेड पिस्टल अपने पॉकेट में रखा है और जैसे ही हाथ ए ने बी के पॉकेट में डाला वैसे ही पिस्टल का ट्रिगर दब गया और बी मारा गया। ए का दायित्व बताइए, बहुत पूछा जाता है ऐसे उदाहरण। ए किसके लिए दोषी होगा? हत्या के लिए। आपराधिक मानववध के लिए जो हत्या की कोर्ट में न आए, चोरी के प्रयास के लिए इनमें से कोई नहीं। तो ए का दायित्व क्या होगा? अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया। अगर अवैध कार्य करने में दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो क्या अभियुक्त उसके लिए जिम्मेदार होगा? नहीं। तो ए किसके लिए दोषी होगा? क्योंकि पॉकेट से कुछ निकाल नहीं पाया, निकाल लेता एक दो पैसा तो चोरी, और असफल रहा तो क्या होगा? अटेम्प्ट टू थेफ्ट, यानी कि चोरी का प्रयास। ऐसे भाई तो गिरह कट का उदाहरण या पॉकेट मार का उदाहरण जरूर याद रखिएगा, और ये भी आपका तीसरे दृष्टांत पर ही आधारित है। फिर मैं बता दूं। अब आइए आपका स्पष्टीकरण देखिए भाई, काफ़ी थोड़ा कठिन काम है, पढ़ना पढ़ाना दोनों समझाना। अभी दो तीन नियम और बचे हैं, इसको बता लिया जाए तब बताया जाएगा। देखिए वह स्पष्टीकरण वन, देखिए अब एक्सप्लेनेशन क्यों दिए जाते हैं। स्पष्टीकरण का जो उद्देश्य रहता है वह ये रहता है कि जो बेयर एक्ट में कुछ बातें आई हुई हैं उनको और क्लियर कर दिया जाए और स्पष्ट किया कर दिया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह या शुबहा न रहे। बैठिए भाई आगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सप्लेनेशन क्यों दिए जाते हैं, पहले ये समझिए। एक्सप्लेनेशन इसलिए दिए जाते हैं कि जो भी बातें बेयर एक्ट में अपराध की परिभाषा इत्यादि में आई हैं उसका और अच्छे से अर्थ बता दिया जाए, ताकि किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेह न रहे। तो कोई संदेह न रहे तो स्पष्टीकरण वन देखिए क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त हैं
शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। तो अभी प्लीहा इत्यादि में बताया गया और शब्दों द्वारा मृत्यु बताई गई। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। स्पष्टीकरण 1 इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि अगर कोई व्यक्ति को रोग हुआ है या अंग शैथिल्य हुआ है या कोई रोग है और कोई एक व्यक्ति उसके प्रति ऐसा कोई कार्य करता है कि उसकी मृत्यु त्वरित कर देता है, यानी कि 10 दिन बाद वो मरता, लेकिन वह तुरंत ही क्या करता है, मर जाता है, तो क्या 299 में इसे आपराधिक मानववध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो फिर 3-4 उदाहरण देखिए। एक को ऑक्सीजन लगाया गया है, बी जाता है, इस आशय से ऑक्सीजन हटा देता है कि ए मर जाए, ए मर गया, तो बी ने ऑक्सीजन हटाकर आपराधिक मानववध किया कि नहीं किया? भाई इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि ए भले 2 दिन बाद मर जाता, लेकिन 2 दिन बाद मर जाता वो अलग बात है, लेकिन आपने ऐसा कार्य किया कि वो तत्काल क्या हो गया, मर गया। अब आइए दूसरा उदाहरण। ए का तिल्ली बढ़ी थी और हो सकता था कि 10 दिन बाद ए मर जाए, लेकिन आप जाकर ये जानते हुए कि तिल्ली बढ़ी है और उसी पर एक मुक्का क्या कर रहे हैं, जोर से मार दे रहे हैं, ये जानते हुए, नाले रखते हुए कि ये मारा जाएगा तो हो सकता है क्या हो जाए, तो मर गया, तत्काल मर गया, तो बताइए आपराधिक मानववध होगा कि नहीं होगा? तीसरा उदाहरण शब्दों द्वारा। एक व्यक्ति सेंसिटिव ज़्यादा है, यानी कि आपका, और आप जानते हैं कि चिल्लाएंगे तो ये मर जाएगा, और खूब जोर से वहाँ जाकर क्या करिए, चिल्लाइए, और वह व्यक्ति मर गया। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है और आप ऐसा कार्य करते हैं कि वह तत्काल मर जाता है, माने मृत्यु त्वरित कर देते हैं, त्वरित माने क्या, जल्दी ही मर जाता है, तो भले वह रोगी हो, ये माना जाएगा कि आपने आपराधिक मानववध का अपराध किया, भले वह रोगी हो, उससे मतलब नहीं है। दूसरा स्पष्टीकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये डॉक्टरों की बात करता है कि अगर ए ने बी को शारीरिक क्षति पहुंचाई है और ये दिखाया जाए कि हजूर अगर बी को उचित इलाज मिल जाता समय पर तो बी बच जाता, तो क्या अभियुक्त इस बात का बचाव ले सकता है कि इलाज भले मैं मारा था, इलाज न मिलने के कारण ये मर गया? नहीं ले सकते। क्यों? आपका क्या इस बात का बचाव ले सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं ले सकता। फिर एक बार देखिए, ए ने बी को गोली मारी, अभी हम डायरेक्ट बताएंगे, पहले उदाहरण देखिए। ए ने बी को गोली मारी और आपका बी को अस्पताल ले जाने में 2-3 घंटा देर हो गई और तत्पश्चात बी मर गया। ए पर आपराधिक मानववध का इल्जाम लगा, तो क्या ए ये कह सकता है अपने बचाव में कि हजूर इनको अगर तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो इनकी जान बच जाती? क्या ये बचाव ले सकता है? नहीं, ये बचाव नहीं ले सकता। यानी कि आप ये बचाव नहीं ले सकते कि उचित तत्परता बरती गई रहती तो क्षति के कारण ये न मरते, डॉक्टरों के कारण क्या होते, बच जाते। ये बचाव नहीं। देखिए आपका बैरक, जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित हुई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। यानी कि अगर पहले ही एम्स पहुंच गया रहता अभी आपका पीड़ित, या पीजीआई पहुंच गया रहता,
वहाँ के डॉक्टर अच्छे से क्या करते इलाज, तो उसकी मृत्यु रोकी जा सकती थी। लेकिन इलाज पाया नहीं, अच्छे अस्पताल में मर गया, तो क्या अभियुक्त आपराधिक मानववध किया कि नहीं किया? अभियुक्त इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि अच्छे से इलाज कराए होते तो ये क्या होते, बच जाते। भाई इस बात का कोई बचाव नहीं। तीसरा स्पष्टीकरण मैं बताया भी था, फिर एक बार बताया जाए। जहाँ तक तीसरा एक्सप्लेनेशन की बात है, तीसरा स्पष्टीकरण माँ गर्भस्थ शिशु के बारे में है। अर्थात अगर कोई बच्चा, फिर एक बार देखिए इसको, वैसे भूमिका में मैं बताया था, ये पिछली बार ये क्वेश्चन आपका बना भी था कि अगर कोई शिशु गर्भ में है और उसके प्रति आप ऐसा कोई कार्य करते हैं कि वह गर्भ में ही मर जाए, तो ये आपराधिक मानववध न होकर मर्डर या नहीं, आपराधिक मानववध न होकर गर्भपात माना जाएगा। लेकिन इंग्लैंड और हो सकता है कि अब भारत में अंतर पूछे। इंग्लैंड का नियम ये है कि जब तक शिशु माँ के गर्भ से पूरी तरह बाहर न निकल जाए, उसका आपराधिक मानववध नहीं हो सकता। लेकिन भारत में इंग्लैंड के नियम को स्वीकार नहीं किया गया है, और वहीं थोड़ा अच्छे से देखना है। बैठिए भाई। भारत में इंग्लैंड के नियम फिर एक बार देखिए। इंग्लैंड में कब आपराधिक मानववध होगा? जब शिशु माँ के गर्भ से पूरी तरह क्या आ गया हो, बाहर। लेकिन भारत में क्या बताया गया था कि अगर कोई शिशु माँ के गर्भ से पूरी तरह तो बाहर नहीं आया है, लेकिन उसके शरीर का कुछ हिस्सा बाहर आ गया है, वह जीवित पैदा हो रहा था, और किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि वह उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भले आपका वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो, या भले वह सांस न लिया हो धरती पर आकर, ये आपराधिक मानववध माना जाएगा। यानी कि भले ही वह पूरी तरह क्या हुआ हो, पैदा न हुआ हो, या धरती पर आकर सांस न लिया हो, लेकिन जो पैदा हो रहा था, ये साबित करना पड़ेगा कि पैदा होते समय वह क्या था, जीवित, और नर्स या डॉक्टर ने ऐसा कार्य किया कि यह आधा शरीर बाहर आया था और आधा आधा भी घर में था, तभी बच्चे की क्या हो गई, मृत्यु। तो ये भारत में क्या कहलाएगा 299 में, आपराधिक मानववध। जबकि इंग्लैंड में आपका गर्भपात या भ्रूण हत्या ही होगी, आपका आपराधिक मानववध नहीं होगा। इसके बाद एक समस्या और पूछा जाता है। देखिए आपका ये तो 299 हुआ भाई, 299 में 2 दिन पूरा लग गया बताते बताते। कठिन भी है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। आपका एक समस्या और बनती है कि ए ने बी को मारा और ए ने बी बेहोश हो गया। ए समझ रहा है कि बी मर गया है, फिर साक्ष्य मिटाने के लिए बी के शरीर में आग लगा देता है। डॉक्टरी रिपोर्ट बताती है कि बी आग जलने से मरा है, न कि एक ही चोट के कारण। यानी कि एक ही चोट के कारण वह अभी मरा नहीं था, बल्कि किसके कारण मरा है, जलने के लिए। अब समस्या ये पूछी जाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाए कि 299 में आपराधिक मानववध माना जाए, कि 307 में हत्या का प्रयास माना जाए, ये समस्या उठती है। ये समस्या चूंकि केस वाइज अच्छे से जानना है, तो ये कल हम बताएंगे। आइए आगे देखा जाए। मर्डर मैंने मर्डर, ये दोनों बताने के बाद बताया जाएगा भाई। 300 जब बता दिया जाएगा तो 3-4 और समस्याएं हम बताएंगे।
लेकिन खूब समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं इस पर, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए 300 देखा जाए। सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है। तो पहले तो धाराओं का क्रम आपको कवर करना है। 300 में हत्या परिभाषित है, 302 में हत्या के लिए दंड दिया गया है और 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या के प्रयास के लिए सजा दी गई है। तो 3 धाराएं एक साथ। मर्डर कहाँ परिभाषित है? 300। मर्डर के लिए दंड किस में है? 302। अब मर्डर का प्रयास किस में दंडनीय है? 307। इसके बाद एक बी को मारना चाहता था, गोली लग गई सी को, तो 301। और आजीवन कारावास की सजा ए भुगत रहा था, उसी दौरान मर्डर कर दिया, तो 303। भाई कम से कम सेक्शन पकड़िए। अब हत्या क्या है? तो हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो हत्या क्या है? तो पहले इंग्लैंड का नियम देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को शारीरिक क्षतिकारित करता है और दूसरा व्यक्ति 1 वर्ष और 1 दिन के अंदर मर जाता है। देखिए ध्यान से, कितने दिनों के अंदर इंग्लैंड में? 1 वर्ष और, अब पता ना क्यों 1 दिन लगाया गया, यानी कि 366 दिन के अंदर। यानी कि ए ने बी को क्षति पहुंचाई, क्षत पहुंचाने का इरादा था और बी मरता है उस क्षत से। कितने दिनों के अंदर मर जाता है उस जख्म से? तो 366 दिन के अंदर। लेकिन इंग्लैंड का कानून है, आपका कह सकते हैं कि 1 साल और 1 दिन के क्या अंदर। तो हम कहेंगे इंग्लैंड में कि ए ने बी का क्या किया है? मर्डर। ये, लेकिन भारत में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। फिर याद रखिए, भारत में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि बी कितने दिन के अंदर मरे, लेकिन इंग्लैंड में समय लगाया गया है। फिर याद रखिएगा कितना दिन? 1 वर्ष और कितना? 1 दिन। अब आइए देखिए 300 में हाथ, पहले भूमिका देखिए, उसके बाद तो भाई आज भूमिका में ही रह जाएगा क्योंकि आपका कल ही शुरू हो पाएगा। देखिए जहाँ तक मर्डर की बात है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसी में आपको मिलेगा कि ये जो 299 में आपने आपराधिक मानववध पढ़ा, यही आपराधिक मानववध मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कब? जब धारा 300 में 4 शर्तें दी गई हैं और उन 4 शर्तों में से किसी में 299 की बातें क्या हो जाए? सेट। तो बताइए 299 में कितनी कंडीशन बताई गई थी? 3। और 300 में कितनी कंडीशन होगी? 4। चारों हम बताएंगे डिटेल में। फिर एक बार, यानी कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, क्योंकि कुछ आपराधिक मानववध ऐसे होंगे जो धारा 300 की शर्तों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो वह 299 में क्या रह जाएंगे? आपराधिक मानव। मेंस में पूछा जाता है। और कुछ आपराधिक मानववध ऐसे होंगे जो धारा 300 की कंडीशन को क्या कर दें? फुलफिल। वहीं आपराधिक मानववध किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मर्डर में। अगला सिद्धांत आइए, अगर 299 का मामला 300 में सेट हो गया, उसके बाद भी 300 के 5 अपवादों में से किसी एक में सेट हो जाता है, तो ऐसी दशा में वह हत्या नहीं माना जाएगा। तो किस में रह जाएगा? आपराधिक मानववध। तो आपराधिक मानववध कहाँ दिया गया? एपीओ का क्वेश्चन है। 299, 300 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे? दोनों। 299 में है ही,
और 300 के कितने अपवाद में आपराधिक मानववध हैं? 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मर्डर में मामला लाना है तो आप दिखाइए कि 299 को कन्वर्ट कराइए 300 और 300 के अपवाद में मामला न आए, तब क्या माना जाएगा? मर्डर। अगर 300 के अपवाद में मामला आ गया या 299 में ही रह गया तो व्यक्ति 302 के तहत दंडित नहीं होगा, वह 304 के तहत दंडित होगा। और अगर 300 में आ गया, अपवाद में नहीं आया 300 के, तब की धारा के तहत सजा मिलेगी 302। ये कंसेप्ट बनाइए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है, ये वाक्य अक्षरशः या शब्दशः सही है? और किस केस में ये कहा गया, किस जज ने कहा? ये पूछा गया था एपीओ में, बहुत अंदर जाकर पूछा था। तो 4 केस आपको बताया जाएगा, गोराचंद गोपी का तमाम केस बताए जाएंगे, जिसमें कि आपका सिद्धांतों को लेकर चला जाएगा। लेकिन पहले तो धारा 300 पढ़ना है, इसके बाद धारा 300 के 5 अपवाद, तब तो डिफरेंस हम बताएं। भाई ऐसे पहले तो बताया नहीं जा सकता। तो रेस्ट ले लीजिए भाई, समय भी हो गया आपका। कल हम 300 शुरू करेंगे, एक बार पढ़ कर आइए, काफ़ी आपका उलझाऊ है। और तब आपका अंतर बताया जाएगा, और अंतर में केस हम बताएंगे जज के नाम सहित, और क्या क्या अंतर बताया गया। अभी 2 दिन कम से कम भाई लगेगा।